तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो। ठीक है, स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, स्टॉक कैसा कॉन्सेप्ट है, बोलो। स्टॉक कैसा कॉन्सेप्ट है? दिस इज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो किससे रिलेटेड है? जल्दी बोलो। वो ड्यूरिंग ड्यूरिंग से है अब ना, देखो, जिसमें ड्यूरिंग आएगा स्टॉक उससे। इज नॉट रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम। दो मेन कॉन्सेप्ट जो तुम्हें यहाँ लर्न करने हैं। और फ्लो रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जब भी कभी भी किसी भी स्टेटमेंट के अंदर एज ऑन वर्ड आ जाए तो समझ जाओ वो स्टॉक है, और जब भी किसी के अंदर ड्यूरिंग वर्ड आ जाए तो समझ जाओ वो फ्लो कंसेप्ट है। मुझे क्या याद ओ, रखना है? मुझे ये याद रखना है कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो मुझे हमेशा क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। जैसे नेशनल वेल्थ, ये जो नेशनल वेल्थ है ये लगता फ्लो है लेकिन ये है स्टॉक कॉन्सेप्ट। और नेशनल इनकम ये कैसा कॉन्सेप्ट है हमारा? फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है। मनी सप्लाई याद रखना, ये जो मनी सप्लाई है बार बार बच्चे कंफ्यूज करेंगे, मनी सप्लाई आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। एक्सपेंडिचर या ट्रांजैक्शन वर्ड अगर आ जाए तो वो वर्ड ड्यूरिंग के साथ आ जाए तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कंसेप्ट जो है वो स्टैटिक होता है, और जो आपका फ्लो कंसेप्ट है वो डायनामिक होता है। इसके अलावा आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज करनी है इसकी, इन दोनों का डिफरेंस आपको करना है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको कैसे आप डिफाइन करोगे ये यहाँ पर करना है। और एग्जाम्पल आपको कौन सा करना है? वाटर टैंक वाला एग्जाम्पल यहाँ पर आपको करना है। फिर हम आ जाते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैंने दूसरा आपसे बोला रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो कौन सा फ्लो है? रियल फ्लो वो रियल फ्लो है जिसके अंदर फिजिकल गुड्स एंड मैं बाद सर्विसेज में आप की इस पेज की ट्रांजेक्शन। फोटो भेज दोगे? हाँ बिल्कुल, जिसके अंदर फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। रियल फ्लो वो फ्लो है जहां पर दो आपके सेक्टर्स हैं, एक हाउस होल्ड और एक फर्म्स। फैक्टर सर्विसेज जा रही हैं आपकी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर किसकी तरफ? फर्म्स की तरफ। और गुड्स एंड सर्विसेज जा रही हैं आपकी किसकी तरफ? हाउस होल्ड की तरफ। और दोनों के अंदर कोई भी मनी पेमेंट नहीं है, ये फिजिकल सर्कल की बात हो रही है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल फ्लो। ठीक है। दूसरा जो मेरा आता है इसके अंदर मनी फ्लो। मनी फ्लो में मुझे क्या याद रखना है? मनी फ्लो में मुझे याद रखना है कि ये क्या चीज है मेरा? नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो यानी कि मनी बीच में आ गई, मनी बीच में आ गई तो दैट मीन्स ये कौन से एक्सपेंस की बात हो रही है? जिसके अंदर पैसा बीच में आ जाए, गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट बीच में आ जाए। यहाँ पर हम फिर से वही लेते हैं, ये तुम्हारा हाउस होल्ड है, ये फर्म। हाउस होल्ड से फर्म में अब की बार मैंने लिखा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गया ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर वर्ड आ गया यानी कि पेमेंट गई इधर की साइड गुड्स एंड सर्विसेज की, और दूसरी तरफ पेमेंट गई फैक्टर पेमेंट की। जब क्या करा इसने? फर्म्स ने फैक्टर सर्विसेज को हायर किया। अगर फर्म्स ने हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज हायर करी तो ये चली गई आपकी पेमेंट हाउस होल्ड के पास। और जब हाउस होल्ड ने फर्म से कंजम्पशन चीजें खरीदी तो पेमेंट चली गई इधर। तो इसके अंदर क्या आ गया मेरा? मनी वर्ड यानी कि पेमेंट वर्ड, और यहां पर मेरा आ गया फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज वर्ड। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और डिफरेंस आपको इनका करना है। पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट, दूसरा क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे बोला। अब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा जाएगा टू सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो बताओ। टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर फिर से वही, यहाँ हाउस होल्ड है, यहाँ फॉर्म्स है, यहाँ हम दोनों को मिक्स करेंगे। पहले यहाँ गया फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन सी होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दोनों फ्लो देखो मिक्स हो गए हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसी की तरह करते हैं, फर्म से यहां पर गई फैक्ट, इसने यहां से सर्विसेज ली तो पेमेंट करेगा तो फैक्टर पेमेंट। इसी तरीके से यहां से गई गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? ये टू सेक्टर मॉडल है। अब आपसे पूछा गया कि दो सेक्टर मॉडल के अंदर बताओ कितने
सेक्टर्स हैं कौन कौन से हैं, आप कहोगे दो सेक्टर है, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। ठीक है, अब उसने मेन क्वेश्चन पूछा, क्या दो सेक्टर इकोनॉमी में नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम के इक्वल होती है। आप कहोगे अगर मनी वैल्यू के टर्म्स में देखा जाए, प्रोडिक्शन जो हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रोडक्टिव फैक्टर्स के अराउंड। इसका मतलब टोटल मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट जो फैक्टर प्रोडक्शन की है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और फैक्टर सर्विसेज, वो एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल होती हैं। यहाँ पर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट आया। मेजर फोर फैक्टर्स, कौन से फोर फैक्टर प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको क्या क्या मिलता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यहाँ पर आप उनको मिलता है, जो आपके मेन क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं। अब आ जाओ मेरे साथ सेकंड चैप्टर पे। यहाँ तक क्लियर है? मैम हाँ, बस लास्ट पॉइंट समझ नहीं है जो आपने नेशनल इनकम का बोला। नेशनल इनकम के बारे में मैंने आपसे क्या बोला, एक मेन कॉन्सेप्ट आता है कि क्या दो सेक्टर इकोनॉमी में, क्या इस टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो नेशनल प्रोडक्ट है, क्या वो नेशनल इनकम के इक्वल होता है, एग्जैक्टली इक्वल होता है। आप कहोगे हाँ वो नेशनल इनकम के इक्वल होता है, क्योंकि जितनी मनी वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की हैं, जो प्रोडक्शन हो रहा है एक इकोनॉमी के अंदर, उतनी ही फैक्टर सर्विसेज भी क्रिएट हो रही हैं। यानी कि जितना प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है उसकी मनी वैल्यू भी उतनी ही है, इसलिए नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम के इक्वल होता है। तो ठीक है। इक्वल होगा ये, हम्म, इक्वल होगा तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, एक बार आप बोलना, मैं लिख लेता हूँ। लिखो इसकी डेफिनेशन। यस, बिकॉज बिकॉज money value of goods and services प्रोड्यूस is distributed डिस्ट्रीब्यूटेड among the productive factors. अमंग द प्रोडक्टिव फैक्टर्स, So national product is equals to national income. ओके मैम। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड वाले चैप्टर के ऊपर। फर्स्ट खोल रहा क्लियर, मैम इसी। सेकंड करे। सेकंड चैप्टर में तुमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, या डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या आता है। आपने कहा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या चीज है, डोमेस्टिक टेरिटरी वो है जिसके अंदर क्या क्या आता है, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। अब मैंने कहा डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या क्या आया, एक आया जोग्राफिकल बाउंड्री, किसी भी कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्री डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती हैं। सेकंड थिंग, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट उसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। फिशिंग विशल्स किसी भी कंट्री का ऑयल से रिलेटेड है, नेचुरल गैस से रिलेटेड है, जो भी पानी के ऊपर तैर रहा है वो सब इसी के अंदर आता है। चौथा आपने बोला एम्बेसी, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। चार चीजें याद कर ले, जोग्राफिकल बाउंड्री, शिप्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल गैस जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, एम्बेसी, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जिस कंट्री के होंगे उसी कंट्री के अंदर आएगा। नेक्स्ट थिंग, क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी, डज नॉट इंक्लूड। तूने कहा क्या इंक्लूड नहीं होगी, किसी का भी स्टैब्लिशमेंट, फॉरेन कंट्री का कोई भी स्टैब्लिशमेंट अगर आपकी कंट्री के अंदर है तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। जैसे एम्बेसी, मिलिट्री, कंसल्टेंसी, अगर किसी और कंट्री का आपकी कंट्री के अंदर है तो वो आपकी कंट्री का नहीं माना जाएगा। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कौन से, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ उस कंट्री का है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी कंट्री के नहीं माने जाते, वो आपकी कंट्री के अंदर भी नहीं आएगा। फिर पूछा जाएगा आपसे नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, पहली
डोमेस्टिक टेरिटरी क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। नॉर्मल रेजिडेंट एक कंट्री का कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है। इसके अलावा जहां पर कंफ्यूज होगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। कौन सा, जो किसी कंट्री के अंदर रहता है, रिसाइड है किसी कंट्री के अंदर। और दूसरी बात, उसका इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के अंदर लाई करता है। इसका मतलब है वो यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी भी करता है, उसको नॉर्मल रेजिडेंट्स माना जाएगा। कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे। फॉरेन टूरिस्ट विजिटर्स, ये नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे। फॉरेन स्टाफ, एम्बेसी का, डिप्लोमेट्स, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, किसी भी कंट्री की आर्मी दूसरी कंट्री के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा कोई भी क्रू मेंबर, मान लीजिए अमेरिका के अंदर है कोई शिप है और वो इंडिया तक आ गई, तो उसके अंदर जो लोग रहते हैं अंदर आने के बाद भी, चाहे वो 1 महीने रह लें 2 महीने रह लें, वो यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। बॉर्डर के वर्कर्स जो है, जो इधर से उधर रोज जाते हैं, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं माने जाएंगे। अब मेन तुमसे क्या पूछा जाएगा कि सिटीजनशिप क्या चीज होती है और रेजिडेंटशिप क्या चीज होती है। आपको अगर सिटीजनशिप क्या है, एक लीगल कॉन्सेप्ट है, बस इतना याद रखते चला जा। लीगल कॉन्सेप्ट है, एक पर्सन जो कहीं पर बॉर्न होता है, कहीं पर पैदा होता है, उसे ऑटोमेटिक उस कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाती है। इंडिया की लॉ अलाउ करती है उसे सिटीजनशिप के अंदर। लेकिन जब तुमसे पूछा कि रेजिडेंटशिप क्या है, तुम कहोगे ये लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। फिर से मैं बोल रही हूँ, सिटीजनशिप लीगल कॉन्सेप्ट है, रेजिडेंटशिप इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये एक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये बाय बर्थ अगर कहीं पर हो जाता है बंदा पैदा, तो वहीं का नॉर्मल रेजिडेंट मान लिया जाता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आ जाओ फिर शॉर्ट वाले क्वेश्चंस के ऊपर। पहला कॉन्सेप्ट, फैक्टर इनकम क्या चीज़ होती है और ट्रांसफ़र इनकम क्या चीज़ होती है। ट्रांसफ़र इनकम ट्रांसफ़र पेमेंट है, जो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती, जबकि फैक्टर इनकम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होती है। एक एग्जाम्पल उन्होंने पूछा दो, तो आप कहोगे ट्रांसफ़र इनकम का 2 एग्जाम्पल याद कर लो। ओल्ड एज पेंशन, ये ट्रांसफ़र इनकम है। या फिर स्कॉलरशिप, जिसके बदले में कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती, ये आपकी ट्रांसफ़र इनकम है। या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जिसके बदले में आप कोई भी सर्विसेज नहीं दे रहे, ये भी ट्रांसफ़र इनकम मानी जाएगी। ठीक है। दूसरा आता है आपका फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो अर्निंग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब जब आप सर्विसेज देते हो तो उसके बदले में आपको जो इनकम मिलती है उसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है और ये रिसीप्ट कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स आपने अर्न किया है, आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, तो उसके बदले में आपको रेंट मिला, वेजेस मिले, इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट मिला, वो सारी फैक्टर इनकम में अंदर आएंगी। एक डिफरेंस यहाँ से इनका दो डिफरेंस जरूर करने हैं। इसके बाद आ जाता है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से भी आपको करना है। फाइनल गुड वो होते हैं जो रेडी टू कंज्यूम है, इंटरमीडिएट वो होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए सेम ईयर में यूज़ होते हैं। तो इसका फाइनल गुड जो रेडी टू यूज़ है, और वो या तो कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन ये वाले जो गुड्स हैं वो गुड हैं जो आप फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हो। ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि कौन से गुड है जिसकी डिमांड डिराइव डिमांड होती है। आप कहोगे इंटरमीडिएट गुड डिराइव डिमांड वाले गुड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी डिमांड इन फाइनल गुड के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट थिंग उन्होंने पूछा व्हाट इज ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लंबे टाइम तक चलते हैं, जैसे ट्रक्स, ये ड्यूरेबल गुड है। जैसे व्हीकल, एक बार खरीदा लंबे टाइम तक चलेंगे, उसे बोलते हैं हम ड्यूरेबल गुड्स। राइट। तो यहाँ तक तुम्हारा ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब उन्होंने सीधा पूछा तुमसे कि प्रोडक्शन बाउंड्री बताओ, बस मेन करते जाना। उन्होंने पूछा प्रोडक्शन बाउंड्री बताओ। आपको कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या चीज़ होती है? वो होती है जो लाइन अराउंड द प्रोडक्शन सेक्टर, वो प्रोडक्शन बाउंड्री होती है। बस का मीनिंग याद कर लो, लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर, प्रोडक्शन लाइन होती है। ठीक है। तुमने मेन क्या करना है, प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड के अंदर डिफरेंस क्या चीज होता है।
यहाँ करने के बाद अब आ जाओ दूसरे डिफरेंसेस के ऊपर। दूसरा डिफरेंस की बात करते हैं। आपको करना है कंजम्पशन गुड का डिफरेंस और कैपिटल गुड का डिफरेंस। 3-3 नंबर में करते जाओ इन क्वेश्चन को। पहले मैं बोलती हूँ, एक गुड होते हैं ड्यूरेबल गुड। मैंने अभी कहा जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं उसे बोलते हैं ड्यूरेबल गुड। दूसरे गुड होते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जिनका लिमिटेड पीरियड टाइम होता है, लिमिटेड। इसका एग्जांपल मैंने दिया, मान लो ट्रक। इसका एग्जांपल हो गया क्लोथ, इससे कम चलते हैं वो। फिर आता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जल्दी से खराब होते हैं, उनका एक्ट ऑफ कंजम्पशन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन होता है। बस ये मेन कॉन्सेप्ट याद रख, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन ये होता है इसका। जैसे मिल्क, ब्रेड। और एक होता है सर्विसेज। सर्विसेज हमको पता है जो आपकी नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं उन्हें सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है। एक गुड होते हैं आपके कैपिटल गुड। कैपिटल गुड कौन से गुड होते हैं? जिनकी हेल्प से प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट्स, इन्हें बोलते हैं कैपिटल गुड्स। अब आपको एक ये याद रखना है कैपिटल गुड, और कैपिटल गुड के साथ तुमको याद रखना है सिंगल यूज गुड्स कौन से होते हैं। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, रॉ मटेरियल, कोल, वुड, जो कैपिटल गुड्स जो होता है जिसके बिना काम नहीं कर सकता, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में रिपीटेडली यूज होते हैं, उसे बोलते हैं हम सिंगल यूज गुड। जिसको आप जब यूज करते हैं तो वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं सिंगल यूज गुड्स। ठीक है। आपको यहाँ पर मेन कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड का डिफरेंस करना है। ओके मैम। हो गया यहाँ तक? हाँ। अब आ जाओ शॉर्ट में पूछने वाले क्वेश्चंस। पूछेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है? स्टॉक ऑफ कैपिटल जिसके अंदर होता है और जिसके अंदर डेप्रिसिएशन प्लस होता है। दूसरा आता है नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से माइनस कर दो तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि ग्रॉस और नेट, ठीक है ना, ग्रॉस में से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, नेट बन गया, और नेट में प्लस कर दो डेप्रिसिएशन तो ग्रॉस बन गया। और डेप्रिसिएशन की दूसरा लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और हमेशा यही वर्ड यूज होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिर हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन का है ना? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम। ठीक है। ठीक है। डेप्रिसिएशन के कंपोनेंट्स पूछेंगे। डेप्रिसिएशन किस कारण से होता है? आप 3 कारण बताओ उसके। एक होता है नॉर्मल वियर एंड टियर, दूसरा होता है पैसेज ऑफ टाइम, तीसरा होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तीन कारण फिर से, नॉर्मल वियर टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं। एक्सपेक्टेड हम बोलो। एक्सपेक्टेड क्या होता है? फिक्स एसेट्स जो होते हैं वो जो टाइम के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण जो वैल्यू उनकी कम हो जाती है उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अगर कोई फिक्स एसेट खरीदा आपने, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एक गाड़ी खरीदी और अगले साल एक नई कार आ गई, तो आपकी पुरानी कार जो है वो डेप्रिशिएट मानी जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। ठीक है। तो ये जो आपका डेप्रिशिएट हुआ, जो लॉस हुआ वैल्यू का, उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इसको सिंपल वर्ड में याद करो, लॉस इन वैल्यू ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। फिर से बोलूं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? लॉस इन वैल्यू ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। नॉर्मल वियर टियर क्या होता है? कॉन्टिन्यूस यूज जब फिक्स एसेट्स का करते हो आप तो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है, तो नॉर्मल वियर एंड टियर होता है। टाइम के साथ अगर आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो पैसेज ऑफ टाइम के कारण डेप्रिसिएशन हो रहा है। 3 वर्ड्स। फिर डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस में डिफरेंस।
डेप्रिसिएशन का मतलब है फिक्स एसेट की वैल्यू कम करना, और इसका मतलब फिक्स एसेट ही कम हो जाना। कोई भी अनफॉर्सीन अपसलेंस आ रहा है, नेचुरल कैलमिटीज आ गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद चीज ही खत्म हो गई, तो कैपिटल लॉस, अदरवाइज डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब यहां पर पूछा नहीं जा रहा, पर आपको पता होना चाहिए मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, दोनों में किस चीज का डिफरेंस है, एनआईटी का, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, आईटी माइनस सब्सिडीज। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा माइनस फीटा। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का डिफरेंस क्या है, NFIA। मेन यहां पर जो बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, कंपोनेंट्स क्या है NFIA के, आप 3 कंपोनेंट्स बताओगे। पहला, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरा आप बताओगे नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और थर्ड बताओगे आप नेट रिटेन्ड अर्निंग। 3 बताया आपने, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन्ड इनकम। ये 3 कंपोनेंट्स आपके NFIA के आएंगे। सेकेंड चैप्टर आपका फिनिश। पूछेंगे मेन क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेक्स्ट, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के दे दिए जाएंगे, बताया जाएगा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर में डिफरेंस बताओ। याद रखना, फैक्टर इनकम सर्विसेज के बदले दिया जाती है, ट्रांसफर इनकम विदाउट सर्विसेज के बदले दिया जाता है। कैपिटल गुड क्या होता है, कंजम्पशन गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, फाइनल गुड क्या होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट है जो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर एक इकोनॉमी के अंदर किया जाता है। NFI के कंपोनेंट्स बताओ, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग। मेन क्वेश्चन, क्या इंटरमीडिएट गुड की डिराइव डिमांड होती है और फाइनल गुड की डायरेक्ट डिमांड होती है। आपको बिल्कुल सही बात है, इंटरमीडिएट गुड की डिराइव डिमांड होती है क्योंकि इसकी डिमांड फाइनल गुड की डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव डिमांड। एंड यूज ऑफ द गुड्स कैटेगरी, द गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। अगर एंड यूज गुड है तो प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है या वो रीसेल हो रही है। ठीक है, यहां तक आपको सेकंड चैप्टर में करना है। मेन मैंने बोल दिया आपको क्या क्या करना है, नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम में एग्जांपल के थ्रू आप बताइए, इंटरमीडिएट फाइनल गुड में एक सूटेबल एग्जांपल के थ्रू अपना आंसर दीजिए, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड में डिफरेंस बताइए, और इनको आपको जज करना भी आना चाहिए कौन सा फाइनल है कौन सा इंटरमीडिएट है। करते हैं स्टार्ट थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर के अंदर एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। मोस्टली यहां से कैसा क्वेश्चन आने वाला है, यहां से जो क्वेश्चन आएगा आपका वो आएगा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम कैसा कंसेप्ट है, टेरिटोरियल कंसेप्ट है, जिसके अंदर वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू इसके अंदर आती है। इसके अंदर NFIA इंक्लूड नहीं होता, इसके अंदर NFIA इंक्लूड होता है। ये कंसीडर करता है जितने भी प्रोड्यूसर हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ये कंसीडर करता है जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं जो आपके बाहर भी हैं। एक मेन डिफरेंस, दूसरा मेन डिफरेंस यहाँ से पूछा जाएगा GDP एट MP और GDP एट FC में डिफरेंस। ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है। इधर के अंदर टेरिटोरियल कंसेप्ट है, ये नेशनल कंसेप्ट है।
विद इन डोमेस्टिक कंट्री जितने भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है इसके अंदर आ रहा है, और हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स का इसके अंदर आ रहा है। इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड, इसके अंदर नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कौन कौन से आपके 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट हैं और कौन कौन से आपके नेशनल कॉन्सेप्ट हैं। 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट कौन से हैं? जीडीपी, जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी और एनडीपी एफसी। 4 नेशनल कॉन्सेप्ट हैं, टोटल 8 एग्रीगेट होते हैं। जीएनपी आ गया, देखो डी 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 डोमेस्टिक निकला है तो डोमेस्टिक है, और अगर एन लगा दो सबके बीच में तो वो नेशनल है। ये एमपी, इधर भी एमपी, और ये आ गया आपका एफसी। एनएनपी एट एफसी को बोलते हैं नेशनल इनकम, और एनडीपी एट एफसी को निकालने के लिए बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। यहां तक क्लियर है? बस इस चैप्टर के अंदर इतना ही करना है और इसके न्यूमेरिकल करने हैं। एनडीपी से एफसी पे कैसे जाते हैं, एमपी कैसे निकालते हैं, ये सारे आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल्स करने हैं। इसके बाद आपके आ जाता है 4th चैप्टर। 4th चैप्टर के अंदर आपके 3 मेथड्स हैं जो बेसिकली आपके एग्जाम्स में जरूर आता है। ठीक है, 4th चैप्टर के अंदर जो मेथड है कौन कौन से हैं? वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। रिवाइज करते हैं। पहला मेथड आता है आपका वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, यहां पर GVA एट MP बोले या GDP एट MP बोले, एक ही बात है। वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं? जब भी वो बोले वैल्यू एडेड निकालो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो गिवन होगा उसके अंदर से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, निकल जाएगा आपका वैल्यू एडेड। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? ये रहा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कैसे निकालते हैं? सेल्स निकालते हैं क्वांटिटी इनटू प्राइस। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? चेंज इन स्टॉक निकालते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। एक्सपोर्ट्स कभी भी सेपरेटली इंक्लूड नहीं होंगे, इंपोर्ट्स कभी भी सेपरेटली डिडक्ट नहीं होंगे। इसके अंदर 2 तरीके से क्वेश्चन आएगा, या तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को अगर उसमें गिवन हो तो याद रखना, ध्यान से देखना, उन सबको आपस में प्लस कर दो, GVA एट MP बन जाएगा आपका, यानी कि GDP एट MP बन जाएगा। उसके अंदर डेप्रिसिएशन को माइनस करो, NIT को माइनस करो, NDP एट FC बन जाएगा, प्लस करो NFIA, NNP एट FC बन जाएगा। फिर इसके अंदर आपने और क्या करना है? ये फॉर्मूला करना है, इससे आपको सारे क्वेश्चंस निकालने हैं। इसके बाद आपको करना है क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं जब वैल्यू एडेड से नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे, सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड नहीं होंगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड होंगे, अगर अपने ही घर है उसकी वैल्यू इंक्लूड होगी, चेंज इन स्टॉक इंक्लूड होंगे। ये बस बातें आपको याद रखनी है। इसके अंदर एक जो मेन क्वेश्चन आपको जरूर करना है वो क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जिसके मैंने नोट्स भी प्रोवाइड करे हुए हैं आपको। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ कैन सॉल्व इट, जरूर करना है। अब आता है आपका ओके मैम। ठीक है, अब आपका आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड के अंदर आपने देखा है इनकम मेथड कैसे निकालते हैं। इनकम मेथड निकालने का जो चार्ट मैंने बनवाया था आपको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड, ठीक है,
और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और मिक्स्ड इनकम के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम आती है। जब हम इनकम मेथड से निकालते हैं तो हमारा बनता है एनडीपी एट एफसी, और उसको एनएनपी एफसी तक कैसे लेके जाना है आपको पता ही है। डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस है। जब हम वैल्यू एडेड मेथड से निकालते हैं तो हमारा बनता है जीडीपी एट एमपी, और इसको एनएनपी एट एफसी तक कैसे लेके जाना है वो भी आपको पता है, फिर भी मैं बताती हूँ। अगर नेशनल इनकम निकालने को बोले तो करेंगे एनएनपी एट एफसी। आपने निकाल दिया जीडीपी एट एमपी। देखते हैं ग्रॉस में से क्या करूं जो नेट बन जाए, डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, डोमेस्टिक में प्लस कर दूं एनएफआईए, नेशनल बन जाएगा, एमपी में से माइनस कर दूं एनआईटी, मेरा एफसी बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया मेरा नेशनल इनकम निकालने का। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये एनडीपी एफसी मैंने निकाल लिया है, ठीक है। इसमें से एनडीपीएस एफसी में डोमेस्टिक में अगर मैं प्लस कर दूं एनएफआईए तो मेरा बन जाएगी नेशनल इनकम एनएनपी एफसी। एंड थर्ड मेथड मेरा क्या आता है, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम क्या क्या ले रहे हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ये ले रहे हैं हम। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो मुझे याद रखना है, और नेट एक्सपोर्ट्स मुझे एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करके याद रखना। जब मैं इस फॉर्मूले को एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू निकालूंगी तो मेरा बनेगा जीडीपी एट एमपी, और आगे मुझे आता है एनएनपी एट एफसी कैसे निकालते हैं, जीडीपी एट एमपी जो आपको गिवन है, डोमेस्टिक में क्या करूं, प्लस कर दूं एनएफआईए, ठीक है, और एफसी है, ठीक है, और यहां पर क्या है आपका एमपी है, तो एमपी में से माइनस कर दो एनआईटी, एफसी बन जाएगा। ठीक है मैम, समझ आ गया। ये मेरा आ गया एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड्स मुझे करने हैं, आइटम जो इंक्लूड होते हैं नेशनल इनकम में, और उनके रीजन कभी मत भूलना, विदाउट रीजन बोर्ड में नंबर नहीं मिलते, तो हर एक के अंदर आपको रीजन भी जरूर लिखना है। यहाँ तक इसके अंदर clear रीजन लिखना मैम, है? रीजन कहाँ लिखना है? हर एक में, जिसमें भी, चाहे ट्रू फॉल्स हो, चाहे वो पूछें आपसे कि ये ट्रांसफर इनकम है, ये कैपिटल गुड है, या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है या नहीं होता, तो सबका रीजन जरूर लिखना है आपको। ये न्यूमेरिकल करने के बाद तो नहीं लिखना ना? ना इसके बारे में तो मैंने, और हर बार न्यूमेरिकल जब भी करोगे तो स्टेप वाइज करोगे, स्टेप के अंदर मार्किंग मिलेगी तुम्हें, स्टेप वाइज टाइप के मिलेंगे? हाँ, और हर एक के अंदर पहले फॉर्मूला बनाओगे तब लिखोगे। हो सकता है कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए, पर अगर तुमने फॉर्मूला सही बनाया और कैलकुलेशन में गड़बड़ हो भी गई तब भी नंबर मिलेंगे। यानी 5 में से 2 या 3 मिल जाएंगे? जी, ठीक है। फिर से बोलती हूँ, जो इनका आइटम्स इंक्लूड नहीं होते नेशनल इनकम में, याद रखना, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होती, सेल्स एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स नहीं इंक्लूड होते, विंडफॉल गेन्स नहीं इंक्लूड होते, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन नहीं इंक्लूड होती, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं इंक्लूड होता, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज नहीं इंक्लूड होती, कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन नहीं होता, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरफॉर्म पेमेंट्स नहीं होती, ठीक है। और जब तुम्हें कुछ भी ना याद आए तो पहले ही लिख देना, जब कभी इसको लिखो कि बिकॉज, एक ही लाइन लिखना, बिकॉज दे डू नॉट अफेक्ट द नेशनल इनकम डायरेक्टली, हर एक के आगे लिख देना, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड।